नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पर आपकी यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा को लेकर के आप लोग को ये तो पता लग ही चुका है कि यहाँ पर फाइनली जो है आयोग ने उन तारीखों की घोषणा कर दी है जिस तारीख को लेकर के आप लोग काफी परेशान थे और जिस तारीख के लिए आप लोगों ने अभी तक अपने आप को इस पूरी तैयारी से दूरी बना रखी थी कि जब तारीख आएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे। तो फाइनली आयोग ने आपको तारीख दे दी है और उस तारीख के आने के साथ ये चीजें तो बहुत ही स्पष्ट हो गई कि आपको अब बस इतने दिनों का ही समय बचा है। तो इतने दिनों में आपको जो है अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही मन से आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग की क्लास होती है रोज सुबह 10 बजे। ठीक है, जो 10 बजे आप लोग की क्लास होती है, यहाँ पर आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के जरिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप सभी विषयों का समग्र अध्ययन कर लेते हैं। समग्र अध्ययन से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप अभी अगर नए हैं पुराने हैं चाहे जो भी है, आपको ये चीज तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है और हमारी तैयारी का लेवल क्या है, मतलब हम कितने तैयार हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो ये जो डेली प्रैक्टिस सेट चलाई जाती है रोज सुबह 10 बजे, इसे तो आप लोग करिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए विषयवार, जी भैया, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी लाई जा रही है क्योंकि समय अब बहुत बचा नहीं है। और सबसे पहले मैं आप लोगों का पॉलिटी, ठीक है, बाकी जो है वीकली मैं आपका करंट अफेयर्स तो कवर करता ही हूँ। ठीक है, देखिए उन चीजों पर मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ जहां से आप जो है पक्के तौर पर सक्सेस हो जाएंगे, यानी कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी, फिर आपका करंट अफेयर्स, और इसी के साथ में आप लोग का फिर कवर करूंगा क्या, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री, और फिर आपका जो है ज्योग्राफी, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जहां से आपके नंबर जो है अगर एक बार ये सब्जेक्ट सॉलिड हो गए ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्या नाम है, किससे, सफल होने से, यानी कि क्या, प्री पास करने से। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि आज की डेट में जो छात्र प्री क्वालिफाई कर लेता है उसके एचडीएम बनने के सपने लगभग लगभग औरों से 50% ज्यादा हो जाते हैं। ये आप बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी के लिए हम यहाँ पर इस तैयारी को कर रहे हैं और जो भी जरूरी चीजें होंगी ये क्लासेस के जरिए आप देखते रहेंगे। समान अध्ययन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़िए क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपकी क्या उम्मीदों को बनाता और तोड़ता है। तो इससे आप ना कहते हो अब क्लास की तरफ बढ़ेंगे, क्या है कैसे क्लास को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझिए रोज सुबह 10 बजे आना है और शाम को जो है आपको 6 से 7 के बीच में सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको री सी सेट की क्लासेस देखने को मिलेंगी। हिंदी, हिंदी भी देखो आता है, ठीक है, सी आपका जो है सी सेट की स्पेशल में आता है, बाकी आर ओ के जो है इसमें आता है। बाकी आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग को मैंने बताई थी, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और फिर परेशान ना होइए, तारीख घोषणा हो चुकी है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। और आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधे किताब उठा के मन को जोड़ो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मन को अपने आप को अपने मन को किताब से जोड़ लो, बस इतना ही करना है। और क्लास देखते रहो, जो गलतियां हो यहाँ पर क्लास जो भी होगी बहुत ही डिटेल में एक एक प्रश्न का पूरा निचोड़ दिया जाएगा जिससे आपको इफ और बट आपकी तैयारी में ना आने पर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास में ही अब पूरी क्लास की चर्चा की जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और चलने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मैंने इस यूट्यूब चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए, बताइए। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय। ये आप चारों देख के आपको क्या याद आ रहा है, ये चारों आपको किस चीज की जो है याद दिला रहे हैं, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। ये हमारे जो है इतिहास का पार्ट है। देखिए भैया ये चारों वो चीजें, दरअसल हमारे जो भारतीय इतिहास में 6 तरह के दर्शन की बात की गई, जिसे हम लोग कहते हैं षड दर्शन। क्या भैया, यानी 6 तरह के दर्शन की बात की गई है। ठीक है, ये दर्शन क्या होते हैं, ये सारे दर्शन जो है व्यक्ति को मुक्ति, आप देखिए हमारे सभी धर्मों में व्यक्ति मुक्ति चाहता है यानी मोक्ष चाहता है। तो मोक्ष के लिए जो इसमें 6 चीजों को बताया गया है वो 6 चीजें में से 4 ये हैं, सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है, न्याय है। ठीक है, उसके अलावा चरवाक दर्शन है और वेदांत है। ठीक है,
वेदांत और चरवाक दर्शन। ठीक है, आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आईएएस तक में प्रश्न आते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। इसमें सबसे प्राचीन अगर आपको देखा जाए तो ये 6 जो है दर्शन सबसे प्राचीन है। ये आपको भगवत गीता में मिलते हैं, उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। यानी कि इनकी अगर आप चर्चा देखें तो भगवत गीता में है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उपनिषद में भी इनका जिक्र आपको अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, आप लोग जवाब सोच लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके जो है अगर आपको पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो भैया इसके प्रवर्तक कपिल मुनि जी हैं, जो जैन धर्म से थे। ठीक है, जो जैन धर्म से थे, और उन्होंने 25 मूल तत्वों की, कितने भैया, 25 मूल तत्वों की बात की थी। ठीक है, जैन धर्म से थे कपिल मुनि जी, तो एक षट दर्शन की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। चलिए, इसमें जो है वैसे उन्होंने 3 त्रिगुण सिद्धांत की बात की थी, सतगुण, रजोगुण, तमस गुण। ठीक है, और आप देखिए, सबसे पहले देखिए इन चारों की बात करते हैं, तो सांख्य के कौन थे भैया, सांख्य के आपके कपिल मुनि जी थे, जो जैन धर्म से 25 मूल्यों की बात किए थे। इसीलिए तबीयत सही नहीं, थोड़ा सा रुकेगा। इन्होंने ही त्रिगुण सिद्धांत की बात की थी, सतगुण, रजोगुण, तमस गुण, और इसी सांख्य में 6 अध्याय और 451 सूत्र थे। कितने, 6 अध्याय और 451 सूत्र थे। अब देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं ना, मेरे सामने ये प्रश्न आ गया है, तो जब तक मैं इस प्रश्न का पूरा एकदम जो है निचोड़ नहीं दे देता आपको, तब तक मेरी ये प्रश्न को लेकर के क्या नाम है आप लोग से चर्चा होती रहेगी। ओके, सांख्य हो गया, तो यानी कि सांख्य का कपिल मुनि यहां पर मैंने बताया, तो यानी कि सही सुमेलित है। आज देखते हैं वैशेषिक। वैशेषिक की अगर आप बताएंगे तो ये यथार्थवादी और विश्लेषणात्मक था। यानी कि ये जो अगर आप देखेंगे ये यथार्थवादी, यानी क्या मतलब कितना यथार्थ है। जैसे मैं कहता नहीं कि किसी भी चीज को करने के लिए आपको यथार्थता जरूर देखनी चाहिए, तो ये यथार्थवादी और क्या विश्लेषणात्मक, यानी कि उसका विश्लेषण करता था क्या कैसे, जो हर इंसान को होना चाहिए। इसके प्रवर्तक कौन थे, कड़ाद या उलुक, इन्हें उलुक भी कहा जाता है, ये जान रखिए। ठीक है, इन्हें उलुक भी कहा जाता है, तो क्या ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, यानी सही सुमेलित है। ओके, उसके साथ ही साथ आप समझिएगा, इसमें पंच महाभूत के अंतर्गत, जैसे आपको पता नहीं सभी हम क्या करते हैं, इसमें सभी चीजों के जरिए मुक्ति का पाठ किया गया है, तो इसी के अंतर्गत पंच जो है, पंच मूल तत्वों की बात की गई है। ठीक है, आपको पंच पता है, आग, उसके बाद क्या है, हवा, पानी, जो 5 चीजें हैं उनकी बात जो इसमें की गई है। ठीक है, इसमें इसी के अंतर्गत जो है व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या है, मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक अगर मैं पूछा जाऊं कौन है, तो इसके प्रवर्तक भैया जो है जैमिनी जी थे। कौन थे भैया, जैमिनी जी। यानी कि यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है, उसका सही जवाब क्या है आपका, सी। ठीक है, यानी कि मीमांसा का शंकराचार्य जी नहीं थे, यानी कि सी इसका सही जवाब है। लेकिन आइए थोड़ा जानते हैं, इसे जो है वैदिक साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथों को समझने की प्रणाली है। इसके जरिए जो वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इनको समझने की जो है ये एक पूरी तरीके से प्रणाली है, इसमें चीजों को बताया गया है। इसके अंतर्गत 2 चीजों का और वर्णन है जो आपको समझना चाहिए, कि इसमें मोक्ष जो है बताया गया कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। इसी भैया मीमांसा में बताया गया है कि आप मोक्ष को अरे ये क्या हो रहा है इसमें क्या मैंने टच कर दिया, माफ करिएगा, वही मैं सोचू क्या हो रहा है। ठीक है, चलो, इसमें मोक्ष को जो है कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, ठीक है, मैं मीमांसा की बात कर रहा हूँ, इसमें मोक्ष को कर्म और ज्ञान मार्ग के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं, जो किसने बताया भैया, जैमिनी जी ने। ठीक है, ओके, चलो अब न्याय की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का आपका आखिरी है इन चारों में से। तो देखिए इसमें जो है आपको मैंने अभी यहाँ बताया, वैशेषिक में 5 मूल तत्व थे, तो न्याय का तो देखो सही है, गौतम जी थे। इसमें 5 जो मूल तत्व आप देखे थे, उसमें बताया गया था कि एक अन्य तत्व का अभाव है। ठीक है, तो इसमें कुल 6 मूल तत्वों की बात की जाती है, किसमें, न्याय में। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 प्रकार के प्रमाण जो है प्रत्यक्ष तौर पर दिए गए थे। जैसे उसमें प्रमाण क्या थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, यानी कि साक्ष्य। ठीक है, और गौतम ऋषि जी थे, तो इसके 4 क्या थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, और क्या था भैया आपका यहाँ पर, उपमान। तो ये चारों चीजें लिख लीजिए। अब इस प्रश्न में मैंने जितना आपको बता दिया है माय डियर, आप किसी भी किताब को उठा के पढ़ लीजिएगा, पूर्वालोकन पढ़ लीजिएगा, कोई भी किताब,
इससे ज्यादा आपको कभी नहीं पूछेगा। आप अपने सिलेबस को देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने इसमें इतना आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती, जितनी चीजें बताएगी इसको अपने नोट्स में शामिल करिए। अगर आपको नहीं पता उसे लिख लीजिए, उसको अगली क्लास से या शाम तक एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप देख लें, यकीन मानिए आपको बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा रिजल्ट जो आपके पूरे परिवार को और आपको उम्मीदें देखने को मिलेगी। यही होता है पढ़ने का तरीका, क्योंकि जब मैं एक प्रश्न लाता हूं तो उसमें आपको इतना डिटेल बता देता हूं कि आपको दोबारा किताब उठाने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा लक्ष्य होता है। आपने पहले से पढ़ा हुआ, वेरी गुड, लेकिन अगर आप मेरे इस प्रश्न को देख ले तो उसके बाद आपको इफ और बट ना हो जाए, आपके दिमाग में किसी तरह का सवाल ना रहे, ये मेरा लक्ष्य होता है। ठीक है, समझ गए? इस चार प्रश्न, इस चारों ऑप्शन को मैंने इतना डिटेल में बता दिया कि अब आपको कहीं से भी षट दर्शन की बात आएगी तो आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने 6 दर्शन क्या है बता दिए, इन चारों का मतलब क्या है, कैसे, किन चीजों की व्याख्या करता है, किन चीजों के आधार पर ये अपनी जो है रचना हुई है, कहाँ कहाँ इन्हें देखने को मिला, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में नौ परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला जहाज के कंपास को क्या कहते हैं? देखिए भैया अगर आप समझेंगे तो कंपास, कंपास वो चीज होते हैं जिसके जरिए सही दिशा का मतलब नॉर्थ साउथ क्या है। जैसे समुद्र के बीच में तो आप अंदाजा लगा नहीं सकते कहाँ जाना है, कंपास क्या करता है और नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बताता है। इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि हाँ, हमें अगर पूर्व दिशा की ओर जाना है, हमें पश्चिम दिशा की ओर जाना है, साउथ जाना है, नॉर्थ जाना है, तो हमारे क्या नाव जो है, यानी कि नौका उस सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही, यानी शिप सही दिशा में जा रही है कि नहीं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पहले पुराने समय में कंपास जब नहीं होता था तो उससे पहले जो है बहुत प्राचीन काल समय में तो कंपास के रूप में हम किस युक्ति का प्रयोग करते थे इस चीज का ज्ञात करने के लिए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, नाव ताला। जी भैया, नाव ताला जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। आप समझिए कंपास जो है ना, कंपास का उपयोग आपके 14वीं सेंचुरी में शुरू हुआ है। ठीक है, 14वीं सेंचुरी में शुरू हुआ है, जिसमें क्या नाम है, मैग्नेटिक चीज का यूज होता है जो आपके साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। तो भैया फाइनली कंपास 14वीं में आया था, उससे पहले जो है अनेक चीजों का प्रयोग किया जाता है। समय के साथ देखो चीजें इवॉल्व हुई हैं, आपको बहुत नहीं जानना है। नाव ताला होती थी और कंपास करीब 14वीं सेंचुरी के पास आया है। इसका उपयोग क्या है, किस लिए करता है, दैट्स इट। आपको ज्यादा नहीं जानना, आपका सिलेबस इतना ही कहता है, आपको इतना ही जानना है। जानने को बैठोगे, पीएचडी बार बार कहता हूँ, यू डोंट नीड टू डू पीएचडी इन एनी सब्जेक्ट, you just need to clarify that topic and clear your any doubt, any type of doubt, that's it. You don't need to do a PhD, okay? Otherwise you will suffer in other subjects, so don't do it, okay? Got it? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शक संवत के अनुसार गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाया जाता है? चलो भैया, किस महीने में मनाया जाता है, जवाब दीजिए। आपको पता है शक संवत, शक संवत जो है आपके जो जॉर्जियन कैलेंडर होता है उससे जो है 78 साल पीछे। ठीक है, 78 साल पीछे, ये आपको पता होना है। जो आपको पूछा जाए कि भैया जॉर्जियन कैलेंडर जो है वो जॉर्जियन कैलेंडर, सॉरी, जो शक संवत है यानी जो इंडियन कैलेंडर है आज जो यूज करते हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर से कितना पीछे भैया, तो 78 साल पीछे। ठीक है, इसमें देखो कुल 12 महीनों की बात की गई है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 12 महीनों की। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया गणेश चतुर्थी कब पड़ता है, तो भाद्रपद। ठीक है भैया, भाद्रपद में। देखो 12 महीना मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौषा, माघ, फागुन। ठीक है, आपको पता है सितंबर में जो है आपका ऐसे इस साल जो है 2024 में 7 सितंबर 2024 को यहाँ पर तारीख दी गई है किसकी, गणेश चतुर्थी की। तो आप एक चीज स्पष्ट लगा लीजिए कि यहाँ पर करीब आपका भाद्रपद में पड़ता है, श्रावण के बाद क्या आता है, भाद्रपद आता है। ठीक है, क्लियर? चलो भैया अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब भाद्र के बाद अश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौषा, फिर माघ, फिर फागुन। ओके, क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर होगी ना, लिख लिए कि नहीं भैया? देखो सारी चीजें मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, ये चारों तो है, ये तीनों तो है, मुहर्रम नहीं होता इसका पार्ट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे चीजें बोल रहा हूँ लिख लो। 12 नहीं याद है, वैसे प्रश्न आ जाएगा, आप क्या करोगे समझ, इसलिए मैंने डेट क्यों बता दिया कि भैया आप जॉर्जियन कैलेंडर से कनेक्ट कर सके। अगर सितंबर है, भाद्रपद है, तो भाद से पहले क्या बताया मैंने, श्रावण, यानी कि जो आपका अगस्त का महीना होता करीब। उसके बाद भाद्रपद के बाद मैंने आपको क्या यहाँ पर बताया,
याद करो, भूल गए ना, यही दिक्कत है। अश्विन बताया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर संरक्षण से संबंधित है? चलिए भैया इसका जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49। इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि यह वो प्रश्न है जो यह बताता है कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितने अच्छे रूप से तैयार हैं। और ऐसे प्रश्नों को अगर आप गलत करेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता की ओर नहीं बल्कि क्या, सफलता से दूर जा रहे हैं। ये चीज को बहुत ही दिमाग में बैठा लीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब, 1 मिनट जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। चले भैया 1 मिनट सभी लोग जवाब देते रहिए। फटाफट जवाब देते रहिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न था। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, अनुच्छेद 49। ठीक है भैया, ये देख रहे हो, ये सारे जो है आपके क्या है, डीपीएसपी यानी क्या, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के जो है ये सारे अनुच्छेद संबंधित है, इसमें से कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। और इनकी सारी अगर आपको सारे क्या नाम है, आर्टिकल के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको जा करके एक बार खुद को ग्लानि करनी है कि हम कितने बेवकूफ हैं कि हम, मुझे अभी भी इन चारों के बारे में नहीं पता है। और जा करके इसे रिपीट करिएगा, बढ़िया से किताब से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता देता, लेकिन मैं यहाँ बता दूंगा, फिर तुम लोगों को मेहनत नहीं करोगे जो मैं चाहता हूँ करो। तो जाकर किताब से फिर से देखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और यहाँ पर मूल अधिकारों को लेकर के एक बहुत ही जबरदस्त क्लास आने वाली है इसी चैनल पर। ठीक है, जो इसी वीक के या अगले वीक के स्टार्टिंग वीक डे में आपको, मतलब ये मान चलो मंगलवार तक आपको जो है देखने को मिल जाएगा पूरी डिटेल क्लास, जिसमें एक ही क्लास में मैंने लगभग लगभग मूल अधिकारों को वहां पर समाप्त कर दिया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीन है? देखिए भैया आपको पता है पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है। ये पुरातत्व सर्वेक्षण वह संस्था होती है जो आपके इतिहास को खंगालने, ठीक है, साथ ही साथ क्या, आपके इतिहास खंगालने साथ साथ पूरी एक विस्तृत जानकारी देने के काम करती है, जिससे आप अपने आप को समझते हैं। क्योंकि देखिए हमारा, हम क्या है, हमें समझने का सबसे अच्छा स्रोत है हमारा इतिहास क्या। ठीक है, आखिर आपकी शादी जब तय होती है तो आपके घर पे जो लोग आते हैं क्या करते हैं, आपको समझते हैं ना, तो आपके जरिए क्या, वो आपके इतिहास को समझते हैं कि भैया बैकग्राउंड कैसा है, क्या है। हाँ, उनको उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक इतिहास को समझते हैं। इतिहास आपका 10 साल का हो सकता है, इतिहास आपका 1000 साल का हो सकता है, बात अलग है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया यहाँ पर, संस्कृति मंत्रालय। जी भैया, संस्कृति मंत्रालय जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जी भैया कौन, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम जी द्वारा की गई थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ठीक है, ये किसका ध्येय वाक्य यानी कि मोटो। ठीक है, ये किसका भैया जो है मोटो है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। एक आप लोग जानते होंगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो अलग चीज है। यहाँ पर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात कर रहा है। चलिए भैया ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब का, ऑल इंडिया रेडियो। जी भैया, ऑल इंडिया रेडियो जो आप जानते हैं ये इसका सही जवाब है। इसकी स्थापना 8 जून 1936 को की गई थी। ठीक है, 8 जून 1936 को की गई थी। और इसी को जो आकाशवाणी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसी को आकाशवाणी का नाम दिया था। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो को। तो ये पता होना चाहिए 8 जून 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। आकाशवाणी का नाम किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में पेशे में एक कीमियागार या रसायन शास्त्री थे? ठीक है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इन चारों में से कह रहा है कौन एक थे, आपको उन एक का नाम याद होना चाहिए, बहुत जरूरी। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वैसे इस प्रश्न के आधार पर हमें लग रहा है शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन नहीं थे होगा। ठीक है, कौन नहीं थे, यहाँ पर 3 है, एक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ओके, चलो बताओ कौन से एक नहीं थे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ऑप्शन देख रहा हूँ उस हिसाब से तो हमें लग रहा है मेरा प्रश्न गलत है। फाइनली अब मेरा प्रश्न सही हुआ, तो आप लोग को सही प्रश्न का सही उत्तर देना है, क्योंकि आपको क्या है, सही जिंदगी जीनी है आगे चलकर। तो बताइए,
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, ब्रहा नागार्जुन। देखिए भैया नागार्जुन जी क्या थे, ये एक बौद्ध फिलोसफर थे। आपको पता है नागार्जुन और एक राजा के बीच जो है वो क्या नाम है वार्तालाप होती है, और उसके बारे में आपको आता भी है। दिमाग में जोर डालिए वो चीज क्या है। मैं कहता नहीं हूं, मैं पढ़ाता हूं तो उसके साथ साथ एक चीज का यह ध्यान रखता हूं कि आप कितने तैयार हैं इसका आकलन करते रहे। क्लास तो चलती है लेकिन मैं ऐसे टॉपिक्स को आपके दिमाग में जोर डालने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या उस चीज के लिए तैयार हैं, क्या आपने उस चीज को ध्यान से पढ़ा है। अगर आप उस चीज को भूल रहे हैं यानी कि आप रिवीजन से दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इन सब चीजों को बीच बीच में पूछ लेता हूँ जिससे आपने रिवीजन पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दें। अब मैं बताऊंगा नहीं, आपको अच्छा लगे बुरा, आपको दिमाग में जोर डालना, आप रिसर्च करिए, आप अपने होमवर्क में डालिए, आप उसको चीज को सोचिए कि यार सर ने बताया था नागार्जुन और कौन थे, एक राजा थे जिनके बीच हुई थी और वो बहुत बहुत मशहूर है। ठीक है चल, मोबाइल आपका जो है समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज सूची दिया गया है, सूची को सही मिलान करना बताओ। ये तो इतना आसान प्रश्न है, कितनी बार मैं ही करा चुका हूँ। आज 1368 प्रश्न की तरफ बढ़ चुका हूँ मैं धीरे धीरे क्लास कराते कराते। इस प्रश्न को मैंने कितनी बार आप लोगों के सामने कराया बताइए। बीच में थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ था तो इसी वजह से जो है दिक्कत नहीं हुई थी। तो भैया जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, सहारनपुर जानते हो, बरेली जानते हो, चुर्क। चुर्क क्या है भैया, चुर्क एक जो है शहर है सोनभद्र में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सोनभद्र का एक शहर है चुर्क, ठीक है, वरना आप लोग कहोगे सर चुर्क तो कभी जानते ही नहीं, नहीं जानते हो जान लो, ठीक है। अब बताओ सोनभद्र मैंने बता दिया, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही मिलान क्या दिया भैया, सीमेंट का आपका चुर्क होता है, ठीक है, कागज का आपका सहारनपुर होता है, इलेक्ट्रॉनिक का कानपुर होता है, फर्नीचर का आपका क्या बरेली होता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ए जवाब दिया सही कर, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, और इस डायरेक्ट पता होने से आपका तुरंत जो है नंबर सिक्योर हो जाए और आप प्री क्वालिफाई करने की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय क्या है बताइए, सबसे पुराना संग्रहालय क्या है, जवाब दीजिए फटाफट बताइए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सबसे पुराना संग्रहालय पूछा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है। जी भैया उसकी स्थापना आपकी 1863 में हुई थी। और देखेंगे उसका जो प्रांगण है ना, वो आपके जो लखनऊ जू है, यानी कि लखनऊ जो चिड़ियाघर है, उस लखनऊ चिड़ियाघर के अंतर्गत अंदर ही जो है ये स्थापित है, ठीक है। अब सोचो 1863 में बना, लखनऊ चिड़ियाघर के अंदर यानी कि लखनऊ में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो लखनऊ में एक ही चीज आपको दिखाई दे रही है भैया, उसका सही जवाब क्या है आपका ए, राजकीय संग्रहालय। इतना मैंने बता दिया कि आपको ये प्रश्न तो गलत करना ही नहीं था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है। अर्थात ये कह रहा है कि 10 लाख से अधिक यानी कि जनसंख्या के अधिकार आधार पर कहां पर जनसंख्या बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, मतलब जहां पर 10 लाख है वहां पर 10 लाख एक है, 10 लाख दो है, इस हिसाब से जो है बढ़ते हुए क्रम में उस आधार पर इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। चारों में से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया दिया, चलिए भैया वेरी गुड, जितने लोगों ने यहाँ सी जवाब दिया है। जी भैया देखिए लखनऊ जो है हमारे राज्य की राजधानी तो है, लेकिन अगर पॉपुलेशन में आप जाएंगे तो कानपुर से उतना घना नहीं है, ठीक है, एक चीज आप समझिए। और भाई साहब जी गाजियाबाद अगर आप चले जाएंगे तो शुरू से इतिहास रहा है कि दिल्ली सटा इलाका रहा है और काफी इंडस्ट्रियल चीजें भी वहां होती रही हैं। तो जहाँ इंडस्ट्री होती है वहां पॉपुलेशन और भी तेज बढ़ता है। और सबसे आखिरी में आगरा। भैया आगरा का तो आप मुगल समय से समझ लीजिए कि वहां तो शुरू से ही ऐसा रहा है। जो आए हैं आगरा के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, आगरा में कितना विकास हुआ है। और होता नहीं है कि जब यहाँ पर लोग बस जाते हैं तो दूसरी जगह जाने से बचते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब है चारों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय शास्त्र संगीत का बाइबल ग्रंथ क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वन डे एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पीसीएस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न है जो आपके वन डे एग्जाम्स नहीं होते हैं, यूपी पुलिस एसएससी ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं इनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, देखिए दरअसल इसे जो है भारत जी ने लिखा था, ठीक है, भारत ने।
और ये संस्कृत में लिखा गया था। किसमें? संस्कृत में। ऐसा माना जाता है कि 200 ईसा मतलब 200 बीसी से लेकर 200 सी के बीच में जो है इसको लिखा गया है। ओके, ये भी आपको पता होना। और जितने लोगों ने इसका सही जवाब किया था नाट्य शास्त्र, ठीक है, ये आपके नाट्य शास्त्र संगीत जो आपकी भारतीय संगीत का क्या है, बाइबल ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनायत खान किस घराने से जो है संबंधित थे, बताइए। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब फटाफट जवाब दीजिए भैया, क्लास को थोड़ा सा अगले कुछ प्रश्नों के साथ खत्म भी करना है। और देखिए इतना डिटेल में बताया जा रहा है, इतनी चीजें समझाई जा रही हैं, तो आपका एक दायित्व तो बनता है कि उस दायित्व के अंदर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इस लाइक क्लास को आप लोग एक छोटा सा काम करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, या फिर आप जो भी सोशल साइट्स चलाते हैं उन पर जो है इसे स्टोरी के जरिए थोड़ा सा प्रमोट करिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्टोरी के जरिए जो प्रमोशन होगा वो एक हेल्पफुल होगा मेरे लिए, साथ ही साथ ये बताइए कि हाँ आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है और आप इसे अन्य लोगों को भी शेयर करने के लिए उत्साहित है। ठीक है, तो ये भी छोटा सा एक हेल्प चाहिए आपसे, जिसमें आपका ना पैसा लगना है ना आपका कुछ लगना है। यहाँ पर इतनी फ्री की हजारों की चीजें फ्री में मैं करा रहा हूँ, तो एक छोटा सा हेल्प आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए भैया एग्जैक्टली तो ये जो है रामपुर सहसवान घराना से थे। कौन से भैया? रामपुर और सहसवान घराना से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में चीजें दी ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये रामपुर और सहसवान घराना से थे। ठीक है, अब रामपुर के नजदीक आपका देखा जाए तो जो भी पड़ता हो, लेकिन एग्जैक्टली इसका सत्य जवाब रामपुर और सहसवान घराना होगा। ठीक है, तो इन चारों में से ऐसा कोई भी नहीं जो एग्जैक्टली इससे रिलेटेड हो। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, मैं आप कहोगे सर आप गलत प्रश्न क्यों लेकर आए? भैया गलत प्रश्न लाने का प्रमुख कारण यह था कि आप तैयार कितने हैं, आपके सामने अगर आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि नहीं कि आप माइनस मार्किंग वाले एग्जाम्स में जाकर के बैठते हैं। यहाँ पर जो आप एग्जाम देने जाते हैं जो आपके अक्टूबर में प्रस्तावित है, वहां पर माइनस मार्किंग होती है। यानी कि आपने एक मेहनत करके आपने सही तरीके से जो मेहनत की उसका परिणाम है कि आपने एक प्रश्न सही किया, लेकिन आपकी जल्दबाजी और आपकी मूर्खता से कारण वो सही प्रश्न भी जो है नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि आपने प्रश्नों को अन्य प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। इस माइनस मार्किंग से बचने का तरीका क्या है कि यहाँ क्लास में उन चीजों के ऊपर आपके हमेशा ध्यान रखूं जो आप पेपर में जाकर गलतियां करते हैं। आयोग भी कई बार गलत प्रश्न बनाते हैं, वो हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें चीजों का सही नॉलेज में हम तुक्का लगा देते हैं, जो आपके लिए गलत है, क्योंकि आप माइनस मार्किंग की तरफ जा रहे हैं भैया। माइनस मार्किंग से पेपरों में हमें तुक्के से बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। तो जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है उसका सही जवाब जितने लोगों ने यहाँ पर क्या दिया भैया, ए। देखिए भैया जो आपका श्रृंगवेरपुर है ये आपका बांदा नहीं, इलाहाबाद प्रयागराज जानते हो जी भैया, प्रयागराज से यहाँ पर क्रीमेशन ग्राउंड, क्रीमेशन मतलब क्या है, लोगों का दाह संस्कार जो होता है। ठीक है, दाह संस्कार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक तौर पर जो है फेमस जगह है। ठीक है, तो ये श्रृंगवेरपुर जो आपका प्रयागराज में ये बहुत ही फेमस है, किसके लिए? उसके लिए। अगले प्रश्न की तरफ, उदय सन और वास दत्ता की कथा संबंधित है। देखिए ये इस कथा को जब मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था तो इसका संबंध आपके यूपी से तो था ही साथ ये जो है अन्य राज्य से भी था, लेकिन आपको जब भी यूपी से पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध आपका मथुरा से। ठीक है, मथुरा से। ये भी देखा जाए तो ये जो है रोमांटिक स्टोरी पर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक जैन मुनि रहते हैं उपगुप्ता जी। ठीक है, उदयन जिन्हें कहते हैं, और एक जो है वासुदेव दत्ता डांसर रहती हैं। ठीक है, तो ये जो मुनि जी रहते हैं ये अपने जीवन को जो है पूरी तरह से त्याग देते हैं, लेकिन वो वास दत्ता जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, तो उसी के संबंध में जो है ये चीज है। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो आदमी के साथ हो जाती है, ये जीवन को बहुत त्याग दिए रहते हैं, लेकिन मोह और सुंदरता को देख के ऐसे परेशान होते हैं कि फिर एक कहानी बन जाती है। आपके मथुरा से है, कई बेचारे लड़के ऐसे परेशान होते हैं, जीवन में संभल नहीं पाते हैं। बचना चाहिए थोड़ा सा, मोह माया तो लगा रहता है। एक बार अधिकारी बन जाओ, क्या कहते हैं, इतना बढ़िया घर वाले खोज देंगे, इतना बढ़िया चल कर आ जाएगा ना, जवाब नहीं है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या लड़कियों की बात मैं नहीं करता कि लड़कियों को सब अच्छा ही मिल जाता है, उन्हें जो मेन चाहिए होता है क्या, बढ़िया कमाने वाला लड़का, तो मिल ही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है, बताइए किस पर बल देती है, जवाब दीजिए। कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरणीय शिक्षा पर, या कौशल शिक्षा पर?
देखिए बहुत पुरानी है। आपको मैं बता दूं, जो ये योजना आप देख रहे हैं इसी की तरह नाम की एक योजना जो है आपके कर्नाटक में चलाई गई है। लेकिन यहाँ पर कर्नाटक वाले योजना की बात नहीं कर रही। अगर आपसे पूछे जाए हाल ही फिलहाल में, तो वो भी भैया 2023 में स्टार्ट हुई है करना विद्या वाहिनी, जो बच्चियों को फ्री बस की सुविधा दे रही है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, तो ये योजना भैया 2003 में, ठीक है, ये आपकी योजना 2003 में शुरू की गई थी, जो आपके किसके लिए थी, विद्यालय में आपके कंप्यूटर शिक्षा को जो है जोर देने के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि इसी से मिलता जुलता एक राज्य में भी है जो आपके हाल ही फिलहाल में हुआ। लेकिन आपका स्टैटिक पोर्शन इसमें योजनाओं पर इतना पूछ लेता है कि आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस तरह के प्रश्न आपको इसी प्रैक्टिस क्लास में ही देखने को मिलेंगे। क्यों? आप अगर अपने स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने जाएंगे तो वास्तव में आप ऐसे प्रश्नों से बचेंगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा इतना पुराना जाके पढ़ने के। आप सोचेंगे कि आता है कि नहीं, और आपको पता है कि ऐसे प्रश्नों का आयोग जरूर खेल कर देता है। तो ये इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है डेली प्रैक्टिस क्लास, जो सुबह 10 बजे होती है उसको करिए। जो चीजें यहाँ बताई जाती है समझाई जाती है उनको समझिए, और उसे अपने क्या कहते हैं रिवीजन में जरूर से जरूर करिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। एक चीज जान लीजिए, पढ़ते सब है भैया, लेकिन रिवीजन करने वाला ही जो है सफलता की तरफ ज्यादा चांसेस लेकर के जाता है। क्योंकि वहां पर उसे पेपर में याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। पेपर में उसे सारी चीजें लगभग लगभग प्रश्न देख करके उसके माइंड को रिकॉल कर देता, अच्छा ये, हाँ ये था। जो आपको 2 मिनट लगेंगे उसे 30 सेकंड लगेंगे, क्योंकि वो रिवीजन किया हुआ। इस चीज को आप समझिए, बहुत ध्यान समझिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रखा गया? आज ये कम से कम 1376 प्रश्न की श्रेणी में कम से कम तीसरी बार, आज ये तीसरी बार ये प्रश्न आ रहा। अब मेरे दोस्त, अगर तुम लोगों ने इसे सही से रिवीजन किया है, यकीन मानो बिना किसी शक के आपको इसका जवाब सही होना चाहिए। मैंने इसके बारे में बहुत सी चीजें बताई थी। एक रैंकिंग आई थी, A+ रैंकिंग, A- रैंकिंग के बारे में मैंने जिक्र किया था, और सारी चीजें मैंने इसी क्लास में जिक्र की हुई। तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग की बनती के पता होना चाहिए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, आपका चंद्रशेखर आजाद जवाब दिया, सही कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं बताए? जी भैया कुछ प्रश्न और आपकी क्लास यहाँ पर खत्म होने वाली है, जवाब दीजिए। चलिए अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को मैं क्यों बहुत डिटेल में नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो उसको जा करके आपने किताब को खोलिए, अपने कॉपी को खोलिए, एक बार चेक करिए क्या आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन किया था, नहीं किया तो क्या घाटा हुआ। यहाँ तो एक झलक होती है 20 प्रश्नों के जरिए। मैं आपको आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए आप रिवीजन ना करके क्या गलती करते हैं, आप एक क्लास करके क्या अच्छा करते हैं। इस चीज को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और इन सबसे बड़ी चीज की अगर आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं तो आप अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं, इन सारी चीजों को इस 20 प्रश्न के जरिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोग को कुछ हर प्रश्न डिटेल में बताता हूँ, लेकिन ना बताने का प्रमुख कारण यही है कि आप अपने आप को समझिए कि आप क्या गलती कर रहे हो। मैं बार बार उस चीज को क्यों आगाह करता हूँ, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जौनपुर। देखिए भैया जौनपुर आपके गोमती नदी पर बसी हुई है, ठीक है, गोमती नदी पर। और आपको पता है सई भी एक नदी है, ऐसा नहीं है, सई भी एक नदी है। ये जो सई नदी है ना मेरे दोस्त, ये जो है गोमती की सहायक नदी है। सई जो है गोमती की सहायक नदी। एग्जैक्टली देखा जाए तो जौनपुर जो है गोमती नदी पर बैठा है। बाकी बिठूर, कानपुर, गोरखपुर राप्ती, और कौशाम्बी जो है यमुना, ठीक है। कानपुर मतलब मैंने जगह का नाम बताया जो गंगा नदी किनारे, ठीक है। बहुत ही ये अच्छी जगह है, यहाँ पर काफी चीजें होती हैं। चलिए इसको सुमेलित करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका सही सुमेलित करिए। पक्षी बिहार को लेकर के काफी ज्यादा अक्सर जो है प्रैक्टिस पेपर में मैंने देखा बताया हुआ है, और पेपर में प्रश्न भी क्या कहते हैं पक्षी बिहार से अक्सर पूछ लेता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यूपी में कुल कितने हैं, तो यूपी में लगभग लगभग कुल जो है 9। कितने? 9, ठीक है। 9 तरह के। जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है भैया, उसका सही जवाब क्या है, गौतम बुद्ध नगर समसपुर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जो समसपुर है ये सही सुमेलित नहीं है। एक मिनट माफ करिएगा, मैंने आप लोगों को गलत जवाब दे दिया, ठीक है। ये जो आपका ओखला दिया, ओखला ओखला जो आपको उन्नाव दिया, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और देखो यहाँ पर जो है 1991 में एटा में एक जो है आपका बनाया गया था, जो आपके यूपी का सबसे छोटा है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने इसके बारे में बताई हुई है। देखो क्या होता है ना, अगर मैं हर प्रश्न को जो मैंने डिटेल में बता दिया, अगर 20 प्रश्न को उतना डिटेल में मैं हर प्रश्न को बताता रहूंगा तो मेरी 1 घंटे से ऊपर क्लास हो। अब मैं कभी नहीं, मेरा लक्ष्य एक ही होता है, मैक्स टू मैक्स 35 मिनट और 40 मिनट, ठीक है। कभी कोई क्लास 40 मिनट हो जाती है बस, इससे ज्यादा ना जाए, क्योंकि इसके बाद आपको जो है वो प्रश्न करने में वो इंटरेस्ट नहीं रह जाता। ये साइकोलॉजिकली नेचर है और ये चीज होता है। आप खुद से बैठ रहे हो तो 50-55 मिनट बैठ लेंगे, आप बहुत भूख है तो आप 1.5-2 घंटा बैठ लोगे, उसके बाद फिर आप खुद उठ जाते हो। फिर आपके उस सोचने के समझने की क्षमता पर असर आने लगता है। वो फिर आपको एक फ्रेशनेस की जरूरत होती है, गैप की जरूरत होती है।
तो इसलिए मैं 40 मिनट ज़्यादा कोई क्लास कराता नहीं हूँ। और ये सब चारों के विषय में कम से कम 3 से 4 बार मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। इसलिए कहता हूँ भैया डेली क्लास करो, कुछ नहीं करना यार, बहुत अच्छी तैयारी है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता हूँ। यूपीजी के हो गया, विज्ञान हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स, सारी चीजें कवर की जा रही हैं। करो ना, क्या जाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन सा कथन, चलो भैया अभी यूपी में हाल ही में चुनाव हुआ, बताओ दोनों में से कौन सा कथन सही है, जवाब दो। चलो भैया बताओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब तुम अगर यूपी का पेपर देने जा रहे हो तो ये तो रट लो भैया, वरना इसके बिना तो यूपी भूल जाओ। ठीक है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या, दोनों एक तथा दो, जितनों ने क्या डी जवाब दिया, दोनों एक तथा दो जवाब दिया है, वो सही कलर। ठीक है जी भैया, राज्यसभा के लिए यहाँ 31 सीटें हैं, तो वहीं विधानसभा के सॉरी लोकसभा के लिए 80 सीटें। ठीक है, विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं आप लोग को जो है कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, विधानसभा के लिए कितनी सीटें ये आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो आज का आखिरी प्रश्न, आज ही साथ क्लास खत्म करते। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से, जी भैया ये चारों जो है जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल जिला नगरीय विकास, ये चारों में से क्या चीजें जो है आपके लखनऊ में स्थित है, क्योंकि ऐसा इसके बारे में कोई डिटेल बताने की जरूरत है नहीं, इसके बारे में आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि क्या चीजें आपके लखनऊ में एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं इसके विषय में। चलो भैया बताओ, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है, सभी चारों, जितने क्या सभी चारों जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, जितने क्या सभी चारों जवाब दिया है वो सही कर ले। तो चलो भाई इसी साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें जितनी चीजें बताई गई हैं आपके दिमाग में बैठेंगे। और सबसे बड़ी चीज, इस क्लास में से जो चीज आपको नहीं लगी है उसको रिवीजन करिए, पुरानी चीजों को जो आपने पढ़ा रिवीजन में जरूर डालिए, क्योंकि भैया ज्यादा समय नहीं बचा है, अक्टूबर बीतते देर नहीं लगेगी। और यहाँ पर जब आपको धड़ाधड़ क्लासेज मिलने लगेंगी तब आपको और भी ज्यादा समय आपको रिवीजन के लिए नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आप लोग खुद से जो है रिवीजन करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो मैंने कहा है आप लोग अपने स्टेटस के जरिए, अपने पोस्ट के जरिए जो है इसको प्रोत्साहित करिए कि क्लासेस के, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। लाइक नहीं किया लाइक करिए, और सबसे बड़ी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट होंगी। और सब्जेक्ट वाइज तो बहुत ही डिटेल में क्लासेज होंगी। आप पॉलिटी का मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आप समझ जाएंगे क्यों मैं कहता हूँ कि सब्जेक्टिव वाइज क्लास मेरी जो है बहुत हटकर, आप हजारों की जो ये पैसा खर्चा करके मार्केट से पढ़ते हैं वो फ्री में यहाँ पर चीज़ें कराई जाती हैं। आप इस क्लास के जरिए, पॉलिटी के प्लेलिस्ट के जरिए समझ सकते हैं। ज़्यादा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा सी, ओके बाय।